मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया प्रमुख रूप से निवारक नज़रबंदी का। निवारक नज़रबंदी है वो प्रमुख रूप से देश की सुरक्षा की दृष्टि से, देश में शांति की दृष्टि से प्रमुखतः इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि प्रशासन के द्वारा अपने कुछ विशेष हितों के लिए, अपने लाभ के लिए भी क्या है कि इस शक्ति का, इस अधिकार का प्रमुखतः दुरुपयोग किया जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाए और देश की सुरक्षा और शांति की दृष्टि से इसका उपयोग उचित रूप से, प्रमुख रूप से किया जाना चाहिए। आज हम इसी के क्रम में कुछ आगे अपने महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि प्रमुख जो अपने विचारक हैं उनके अनुसार हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। प्रमुख जो अपने इसमें विचारक हैं सोमनाथ लाहिड़ी के अनुसार हम उनके द्वारा जो अधिकारों के संबंध में अपने जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उन विचारों के बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। मौलिक अधिकार है उनको प्रमुख रूप से किस कारण बनाया गया है कि व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ सुरक्षा को क्या नाम दिया गया है, एक सिपाही के दृष्टिकोण के अनुसार, यानी व्यक्ति के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा हो प्रमुख रूप से और उनके किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हो, इसलिए मौलिक अधिकारों को एक प्रकार से एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया ताकि व्यक्ति को सुरक्षा मिले, व्यक्ति को प्रमुख रूप से सुरक्षा मिलने के कारण वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और किसी प्रकार की उसकी समस्या है वो सामने नहीं आए। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले बात कही मौलिक अधिकार है वो एक सिपाही के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्या है अपने संविधान में अपनाए गए हैं। बात आती है काफी कम जनता को अधिकार प्राप्त है। अब दूसरी बात इन्होंने कही सोमनाथ लाहिड़ी जी के अनुसार कि व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं वो असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं। व्यक्ति को संविधान के द्वारा असीमित नए अधिकार दिए जाकर सीमित अधिकार दिए गए हैं। अब बात आती है सीमित अधिकार है वो भी व्यक्ति को किस प्रकार से दिए गए हैं, किस सीमा तक दिए गए हैं, उन पर भी कुछ संविधान के द्वारा कुछ बाउंडेशन लगा दिए गए हैं, कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बात आती है प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है, यानी व्यक्ति को जो संविधान के द्वारा जो अधिकार मिले हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो संस्कृति या शिक्षा का अधिकार हो, व्यक्ति को ये जो अधिकार दिए गए हैं, चाहे संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, इन अधिकारों को देने के साथ ही क्या है कि संविधान ने उनके साथ एक उपबंध जोड़ दिया गया है, यानी एक प्रमुख रूप से गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। अब ये जो उपबंध जोड़ने के कारण क्या है कि व्यक्ति के जो अधिकारों का जो क्षेत्र था, जो असीमित था, वो उपबंध होने के कारण कुछ नियम या शर्तें जोड़ने के कारण क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दायरा है वो सीमित हो गया, जो पहले असीमित था। और उपबंध जैसे ही लागू हो जाते हैं व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रताएं हैं वो सीमित दायरे में रह के अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना पड़ता है, वो इन सीमाओं से बाहर रह के कार्य नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से कहा जाए तो संविधान ने एक हाथ से जो अधिकार है व्यक्तियों को प्रदान किए हैं और दूसरी तरफ से उन अधिकारों को उपबंध के माध्यम से वापस ले भी लिया है। बात आती है प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो अधिकार को वापस लेता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक अधिकार जो व्यक्ति को प्रमुख रूप से अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जैसे ही व्यक्ति को एक अधिकार मिलता है ठीक उसी के तुरंत बाद एक अनुच्छेद है वो प्रमुखतः जोड़ दिया गया है। और अनुच्छेद जो जोड़ा गया है उसका प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को जैसे ही अधिकार दिए जाए उससे वह अधिकार वापस ले भी जाते हैं, यानी उसे वापस छीन लिए जाते हैं ताकि वो प्रमुख रूप से उन अधिकारों का असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सके। प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो क्या वह अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। तो सामान्यतः देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करते हुए दुरुपयोग करेगा बाद में, क्योंकि उसकी जो असीमित स्वतंत्रता है वो दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगी, दूसरे की जो समानता है उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगी, दूसरे को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगी।
इसलिए संविधान ने एक तरफ से व्यक्ति को अधिकार दिए हैं तो दूसरी तरफ से व्यक्ति से वो अधिकार है वापस ले लिए गए हैं। एक अधिकार दिया तो एक अनुच्छेद उसके साथ ऐसा जोड़ दिया गया जो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है, नियंत्रित करता है। बात आती है आरोपी और अभियुक्त के अधिकार, यानी जो व्यक्ति आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके प्रमुख रूप से कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी उसकी शक्तियां हैं जो उसको संविधान के द्वारा प्राप्त है, संविधान के द्वारा उसको मिली है। बात आती है लोगों पर विभिन्न अपराधों का आरोप उन्हें सुरक्षा मिले, यानी व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार के क्या है कि विभिन्न मामलों को लेके, विभिन्न नियमों को लेके उन पे आरोप लगे होते हैं। अब आरोप तो उन पे लग गए, लेकिन प्रमुख रूप से उन अपराधों का आरोप जो उन पे लगाया गया है उससे व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उससे व्यक्ति की हिफाजत होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति पे आरोप है वो किसी न किसी कारण से लग जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आरोप व्यक्ति पे लगे हैं वो उचित हो या अनुचित हो, कानूनी हो या गैर कानूनी हो। तो प्रमुख रूप से व्यक्ति को आरोप लगने के बाद में उसको प्रमुख रूप से क्या है, सुरक्षा प्रदान न्याय के द्वारा की जानी चाहिए। बात आती है जिस पर भी किसी अपराध का आरोप है वह दोषी है। अब बात प्रमुख रूप से यह आती है कि जिस व्यक्ति पे किसी प्रकार का कोई आरोप लगा है, दोष लगा है, तो क्या वो आरोप लगने से या उसने किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं किया फिर उस पर दोष लग गया या उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या वो दोषी हो गया? क्या किसी व्यक्ति को फिर आरोप लगने से क्या गलत समझा जा सकता है, उसे सजा दी जा सकती है? तो बात आती है यहाँ पे जिस पर भी किसी अपराध का आरोप वह दोषी है, यानी जिस व्यक्ति पर किसी प्रकार का आरोप लगाया गया, प्रत्यारोप लगाया है, वो दोषी है या नहीं है, इसका भी उचित निर्धारण प्रमुख रूप से होना चाहिए। बात आती है न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता तब तक दोषी नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है तो वो व्यक्ति दोषी नहीं हो गया, वो व्यक्ति गलत नहीं हो गया जब तक कि न्यायालय उस व्यक्ति का मामले की जांच पड़ताल नहीं करता, न्यायालय उस व्यक्ति को दोषी करार नहीं देता, तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं कहा जा सकता, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि दोष साबित होने के बाद में या उसकी गलती साबित होने के बाद में ही क्या है कि अमुक व्यक्ति को दोषी कहा जा सकता है, उसको गलत कहा जा सकता है। लेकिन जब तक दोष उस पर सिद्ध नहीं हो जाते, न्यायालय उस पर दोष साबित नहीं कर देता, तब तक किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को दोषी या गलत नहीं कहा जा सकता। बात आती है किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिले, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, तो उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए प्रमुख रूप से क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो सहायताएं हैं वो मिलनी चाहिए। वो अपने पसंद के वकील को चुनने का अधिकार रखता है, वो अपने वकील से विचार विमर्श सलाह करने का अधिकार रखता है। तो प्रमुख रूप से क्या है कि किसी अपराध के लिए आरोपी को स्वयं को बचाने के लिए, यानी स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं की हिफाजत के लिए सुरक्षा करने का अधिकार प्रमुख रूप से संविधान द्वारा दिया गया है। वो अपने पसंद के वकील को चुन सकता है, उससे विचार विमर्श कर सकता है, उससे सलाह मशवरा कर सकता है, और ये स्वतंत्रता प्रमुख रूप से संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दी गई है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान में अधिकारों की व्यवस्था, यानी न्यायालय में जो उस मुकदमे की जांच, किसी प्रकार के मुकदमे की जांच की जाती है वो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। निष्पक्ष का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के, समानता को ध्यान में रखते हुए उस मुकदमे की जांच होनी चाहिए, और न्यायालय के द्वारा किसी भी पक्ष को विशेष महत्व न देते हुए जो उचित है और जो अनुचित है उसका सही रूप से फैसला करके न्याय प्रदान करना चाहिए। इसके लिए प्रमुख रूप से क्या है कि भारतीय संविधान में प्रमुख रूप से क्या है, 3 व्यवस्थाएं हैं वो प्रमुख रूप से दी गई है। अब बात करेंगे हम प्रमुख रूप से कि भारतीय संविधान के द्वारा व्यक्ति को जो ये 3 प्रमुख रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है ये कौन कौन सी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि किसी न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से किसी मुकदमे की सुनवाई के समक्ष में प्रमुख रूप से 3 व्यवस्थाएं हैं वो प्रमुख रूप से व्यक्ति को प्रदान की गई है। इन 3 प्रकार से व्यक्ति को सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों की व्यवस्था दी गई है। अब बात आती 3 प्रकार से ये जो व्यक्ति के जो अधिकार इसमें दिए गए हैं ये कौन कौन से हैं और व्यक्ति को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति की हिफाजत करते हैं,
इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है, एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। यानी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, व्यक्ति ने कोई अनुचित कार्य किया है, तो उस अनुचित कार्य के लिए, उस दोष के लिए उस व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी, एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि व्यक्ति ने गलती भी एक बार की है, सजा भी उसको क्या है, एक बार मिलेगी। एक से अधिक बार उसको एक दोष के लिए, एक गलती के लिए न्यायालय के द्वारा सजा नहीं दी जा सकती। यानी स्पष्ट है कि व्यक्ति को जो दोष उसने किया है उसके लिए एक बार सजा मिलेगी। एक दोष के लिए बार बार न्यायालय के द्वारा उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बार बार उसको सजा नहीं दी जा सकती। बात आती है, ऐसा कार्य जो कानून लागू होने से पहले किया गया है अपराधी घोषित नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया या कोई अनुचित कार्य किया, लेकिन उस संबंध में उस समय कोई कानून नहीं बनाया गया था, उस समय कोई कानून नहीं बनाया गया था। जिस समय उसने कोई गलत कार्य जो किया है उससे संबंधित कोई नियम कानून की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में उस व्यवस्था से संबंधित है वो प्रमुख रूप से संविधान में कानून बन गया, संविधान में व्यवस्था बन गई। तो उस कानून, जो नया कानून बना है, उसके आधार पे जो व्यक्ति ने पहले जो दोष किया या गलती की या अनुचित कार्य किया, तो उस कार्य के लिए, उस दोष के लिए व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। क्योंकि प्रमुख कारण है कि जिस समय उसने गलती की, अनुचित कार्य किया, उस समय कानून की व्यवस्था उस प्रकार से संबंधित नहीं की गई थी, बाद में उस संबंधी कानून बना है। तो इसलिए व्यक्ति ने जो पहले अपराध या कुछ गलती की है उस समय कानून नहीं बना था, तो बाद में अगर कानून बना है तो उस बाद में कानून बनने के आधार पर उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। बात आती है, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें स्वयं के द्वारा किसी प्रकार के सबूत देने के लिए, किसी प्रकार के प्रमाण देने के लिए, किसी प्रकार के साक्ष्य देने के लिए बाध्य है, वो प्रमुख रूप से नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर अनुचित रूप से कार्रवाई की जाए। इस प्रकार व्यक्ति को प्रमुख रूप से इसमें तीन हैं वो व्यवस्थाएं प्रमुख रूप से मिली है कि व्यक्ति ने गलती की है, कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार में एक ही बार सजा दी जाएगी, एक से अधिक बार एक गलती के लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात है कि व्यक्ति ने कोई अपराध किया या अनुचित कार्य किया, लेकिन उस समय कानून नहीं बना था और बाद में उस संबंधी कानून बन गया है, तो व्यक्ति को बाद में कानून बना है उसके आधार पर उसको प्रमुख रूप से सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस समय उसने अपराध या गलत कार्य किया उस समय कानून नहीं बना था। तीसरी बात, प्रमुख रूप से किसी भी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय के द्वारा स्वयं के द्वारा अपने खिलाफ सबूत, साक्ष्य या प्रमाण देने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता। बात आती है कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, विशेष परिस्थितियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है, निम्न परिस्थितियां स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो प्रमुख रूप से क्या है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर प्रमुख रूप से प्रतिबंध, यानी उसको कुछ सीमित करने के लिए प्रमुख रूप से मांग करती है। ये उस समय जो स्थिति है उस पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है कि उस समय वहाँ की स्थितियाँ कैसी है, वहाँ में जो अधिनियम है, कानून है, व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है और किस प्रकार से वहाँ पे अशांति अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसको ध्यान में रखकर प्रमुखतः कुछ विशेष स्थितियाँ हैं वो उत्पन्न की जाती है। बात आती है, शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्रित हुए हैं। यानी शहर में प्रमुख रूप से क्या है, सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो गए। यानी संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे विभिन्न प्रकार से क्या है कि लड़ाई झगड़े हैं, दंगे वगैरह उत्पन्न हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के लिए यानी रैली निकालने के लिए अनुमति मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती। प्रशासन अगर अनुमति देता है तो शांतिपूर्ण मार्च निकाला जा सकता है, लेकिन प्रशासन अगर अनुमति नहीं देता तो ऐसी स्थिति में मार्च को नहीं निकाला जा सकता। बात आती है, दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। हम देखते हैं कुछ स्थानों पे प्राचीन पद्धतियाँ थी, प्राचीन रीति रिवाज थे कि जो दलित है या जो पिछड़े हुए हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनको प्रमुख रूप से क्या है, मंदिरों में प्रवेश की मनाही थी, यानी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसी आधार पर बात कही गई है, मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा हो, यानी दलितों को मंदिर में प्रवेश मिल जाए, मंदिर में वो जा सके जैसे अन्य सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं। इसके लिए प्रमुखतः क्या है कि एक जुलूस है वो जबरदस्ती है वो निकाला जा रहा है ताकि जो दलित है उनको प्रमुख रूप से मंदिरों में प्रवेश मिले।
तो इस आधार पे भी क्या है, अगर सरकार को, प्रशासन को लगता है कि ऐसी शांति उत्पन्न हो सकती है, अराजकता उत्पन्न हो सकती है, तो उस पर प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।